जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यह थाना सरिस्ता का लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, यह इसका वीडियो नंबर दूसरा है, अर्थात भाग दूसरा है, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, उनको विस्तृत रूप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एमएस स्टडी जोन अकेडमी यही मेरा यूट्यूब चैनल है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्टेशन डायरी जिसको हम लोग थाना दैनिकी भी कहते हैं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में संधारित होती है, ये गलत है। ये एसपी ऑफिस में संधारित नहीं होती है। उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय में संधारित होती है, गलत बात है। यह एसपी के न ही कार्यालय में संधारित होती है, न ही यह एसपी के कार्यालय में संधारित होती है। थाना में संधारित किया जाता है, बिल्कुल सही है। थाना दैनिक की जो स्टेशन डायरी होती है उसमें थाना के सभी क्रियाकलापों को लिखा जाता है, इसीलिए थाना में ही संधारित की जाती है। तो इसका जो पहला प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग, थाना में संधारित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि थाना दैनिकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब स्टेशन डायरी के संबंध में यह प्रत्येक सम 2 घंटों पर लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। यह प्रत्येक 2 घंटों पर लिखी जाती है। यह 2 प्रति में लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। ये 2 प्रति में, एक प्रति रहता है उसमें फिर एक कार्बन लगाते हैं, हम लोग कार्बन लगाते हैं, फिर एक प्रति यहाँ, तो एक प्रति में लिखते हैं और एक प्रति पुलिस निरीक्षक के पास भेज दिया जाता है। तो यह हमेशा कितने प्रति में, 2 प्रति में लिखी जाती है। और यह याद रखिए, यह सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन प्रातः 8 बजे तक चलती है। तो उपरोक्त इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला है, स्टेशन डायरी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें केवल संघीय और संघीय सूचना की प्रविष्टि की जाती है। इसमें केवल सभी पदाधिकारी कर्मियों के आगमन प्रस्थान की जो प्रस्थान की सूचना अंकित की जाती है। इसमें केवल सभी सरकारें पैसों की आमद, वितरण, मौसम, महामारी, दुर्घटना आदि की प्रविष्टि की जाती है, उपरोक्त सभी। तो याद रखें, मैंने पहले ही कहा है कि स्टेशन डायरी में थाना में दुनिया की जो भी चीज़ें होती है थाना के अंदर वो सभी लिखे जाती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ। यही मेरा चैनल है एमएस स्टडी जोन अकेडमी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, थाना में संघीय अपराध की सूचना पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जाएगी। मतलब मान लीजिए कि आपके थाना क्षेत्र में कोई गंभीर प्रकार का अपराध अगर हो गया तो क्या करेंगे। स्टेशन डायरी में अंकित कर वादी को मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजेंगे। सर्वप्रथम प्राथमिकी दर्ज करेंगे और प्राकृतिक मृत्यु कांड में सूचना दर्ज करेंगे। सूचना को सत्यापित कर ही कार्रवाई करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख। याद रखिएगा, जैसे ही आपके थाना क्षेत्र में संघीय अपराध की घटना घटित हुई, मान लीजिए कि कहीं मर्डर हो गया या फिर मान लीजिए लूट हो गया या डकैती हो गई, इस तरह की जो घटनाएं होती है वो संघीय प्रकृति की घटना होती है। तो जैसे ही आपके थाना क्षेत्र में संघीय अपराध की घटना घटित होगी, आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो एफआईआर दर्ज करेंगे। प्राथमिकी अर्थात एफआईआर के संबंध में नीचे लिखे कथनों में कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर होगा कि प्राथमिकी लिखित एवं मौखिक दोनों सूचना में दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। प्राथमिकी जो होती है वो लिखित रूप में भी दी जा सकती है और मौखिक रूप में भी दी जा सकती है। यह संघीय अपराध की सूचना पर ही दर्ज किया जाता है, ऐसा यह संघीय अपराध की सूचना पर ही दर्ज किया जाता है, बिल्कुल सही है। संघीय आपराधिक घटना घटित होगी तो ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। सूचक को बयान पढ़ाकर सुना देना चाहिए ताकि उसका हस्ताक्षर लेना, तब उसका हस्ताक्षर लेना चाहिए। सही बात है। मान लीजिए कि अगर वो लिख के आ रहा है, लिख के आवेदन दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर खुद से लिख रहे हैं या किसी और से लिखवा रहे हैं और उसको मान लीजिए वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसका अंगूठे का निशान ले रहे हैं, तो जब आप लिख देते हैं तो उसको पढ़ाकर सुना दीजिए, फिर उसका हस्ताक्षर ले लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी सही है। थाना में जो अपराध निर्देशिका होती है वो कितने भागों में बटी होती है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अपराध निर्देशिका CD पार्ट 3 भागों में बटाते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इसका मैंने एक बहुत बढ़िया ही वीडियो अपलोड कर रखा है, काफ़ी विस्तृत रूप से बता रखा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ग, कि थाना में जो
अपराध निर्देशिका होती है वो कितने भागों में रहती है? तो यह 3 भागों में रहती है। अपराध निर्देशिका भाग 1 निम्न में से कौन सी प्रविष्टि की जाती है? तो अपराध निर्देशिका भाग 1 में याद रखिएगा, डोसियर अपराधियों की पूर्ववर्तनी का संधारण किया जाता है, मतलब अर्थात डोसियर, इसी को डोसियर के विषय में उसमें लिखा हुआ रहता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ख। मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो बना कर रखा है, तो आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिए। अपराध निर्देशिका भाग 1 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग कि आरक्षी अधीक्षक के आदेश से निगरानी में रखे हुए व्यक्तियों की पूर्ववर्तनी खोली जाती है। सही बात है, यही बात यहाँ भी है, यही प्रश्न है। अपराध का भाग 1 में क्या रहता है? तो पूर्ववर्तनी का संधारण रहता है। तो किसके आदेश से? याद रखिए, जब भी डोसियर खोला जाएगा तो वो एसपी महोदय के आदेश से ही किसी भी जो दोष सिद्धि व्यक्ति है, जिस पर दोष सिद्ध हो गया है कोर्ट में, उसका अगर डोसियर खोलना है तो एसपी महोदय खोलेंगे। लेकिन अगर कोई किसी पर अगर शक संदेह के आधार पर अगर आप खोलना है तो इसका जो खोलने का जो अधिकार होता है वो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रहता है। इसका आंसर ग होगा। अगला प्रश्न, अपराध निर्देशिका भाग 2 में प्रविष्टि कब कट की जाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ख कि अध्याय 12 एवं 17 भादवी में अपराधों में अंतिम प्रपत्र, मतलब फाइनल फॉर्म, मतलब चार्जशीट वगैरह अगर हम लोग कर देते हैं, उसके पश्चात ही ये अपराध निर्देशिका भाग 2 में प्रविष्टि की जाती है। जब आप लोग थाना में आइएगा तो फिर आप लोग देखिएगा कि कहीं चोरी की घटना घटित हो गई है, तो आप लोग देखिएगा कि जैसे बाइक चोरी हो गया है, तो बाइक चोरी की जो घटना घटित हुई है तो कौन कौन इसमें इस तरह की घटना को घटित किए हैं, तो आप लोग अपराध निर्देशिका भाग 2 ही देख कर आप लोग वहाँ से उसका नाम पता वगैरह निकाल पाइएगा। तो याद रखें, अध्याय 12 एवं 17 जो कि संपत्ति मूलक अपराध से संबंधित है, जैसे लूट, हत्या, चोरी, डकैती, इन सभी अपराध में अगर अंतिम प्रपत्र समर्पित कर दिया गया है, मतलब चार्जशीट या अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है, तब उसके बाद इसमें प्रविष्टि की जाती है। और एक बात याद रखिएगा, मैंने एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि CD पार्ट 3 के जो 3 भाग होते हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो भाग 1 एक ही भागों में बटा हुआ है, भाग 2 2 भागों में बटा हुआ है और भाग 3 3 भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पूछा गया है कि अपराध निर्देशिका भाग 3 कितने भागों में विभक्त है? तो भाग 3 भागों में यह विभक्त है। तो भाग 1 1 भाग में, भाग 2 2 भाग में, भाग 3 3 भाग में, ऐसे याद रखिएगा। अपराध निर्देशिका भाग 2 में निम्न में से कौन कौन से तथ्य सही है? तो इसका जो आंसर होगा, देखिए CD पार्ट 2 में क्या क्या है। तो स्थानीय थाना क्षेत्र के संबंधी जो सूचना होगी वो काली स्याही से लिखी जाएगी। याद रखिएगा, जो अपने थाना क्षेत्र की जो भी सूचना होगी वो CD पार्ट 2 में काला स्याही से। स्थानीय थाना क्षेत्र से अगर आप बाहर जाते हैं तब जो सूचना लिखी जाती है वो लिखी जाती है लाल स्याही से। याद रखिएगा इसको, अगर स्थानीय थाना क्षेत्र की सूचना होगी तो काला स्याही से, अगर अपने थाना क्षेत्र से बाहर होगी तो वो लाल स्याही से। दूसरे थाना क्षेत्र के अपराधियों के लिए संबंधित थाना को CD स्लिप भेजते हैं, ये याद रखिएगा, CD स्लिप भेजा जाता है। तो उपरोक्त सभी, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा कि CD पार्ट 2 में कौन कौन से तथ्य सही है, तो ये सभी होंगे। अगला है, अपराध निर्देशिका भाग 3 के संबंध में कौन सा बात गलत है उसे बताएं। तो प्रथम भाग में यूनियन बार अपराध त्रैमासिक अंकित की जाती है, तो ये बिल्कुल ही प्रथम भाग में यूनियन बार अपराध त्रैमासिक अंकित की जाती है, सही बात है यह। द्वितीय भाग में पर्व त्यौहार अंकित की जाती है, बिल्कुल सही है। तृतीय भाग में आरोपित अपराधियों का नाम अंकित किया जाता है, तो तृतीय भाग में आरोपित अपराधियों का नाम अंकित किया जाता है, तो यही हमारा गलत है। तृतीय भाग में भूमि, श्रम, राजनीतिक आदि महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ लिखी जाती है। याद रखिएगा, प्रथम भाग में यूनियन बार मतलब कि क्रम वाइज आपका त्रैमासिक, याद रखिएगा कौन मासिक, तो त्रैमासिक अंकित की जाती है। दूसरे भाग में पर्व त्यौहार और तीसरे भाग में भूमि से श्रम संबंधित राजनीतिक मामले आदि लिखे रहते हैं। तृतीय भाग में आरोपित अपराधियों का अंकित नहीं रहता है, तो यही इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ग। अगला प्रश्न है, मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन निम्न में से किन परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संबंध में बताई जाती है? तो मृत्यु समीक्षा की जो बात की जाती है तो यह हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के समय में यह बनाई जाती है या प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। मतलब किसी प्रकार से उसकी मृत्यु अगर हो गई है तो
मान लीजिए हत्या हो गया, आत्महत्या हो गया या दुर्घटना हो गया, संदिग्ध परिस्थिति में हुई है, तो क्या करेंगे हम लोग, मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन तैयार करते हैं। जब आप थाना क्षेत्र में जाइएगा तो आप लोग हमेशा मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन तैयार कीजिएगा। बिना दोष सिद्धि अपराधी पर निगरानी कार्रवाई किसके आदेश से की जाती है? मतलब वही हुआ कि जो दोष सिद्धि नहीं है लेकिन आपको शक संदेह है, तो उसका जो डोसियर खोला जाता है वो किसके द्वारा? तो जिला दंडाधिकारी महोदय अर्थात डीएम के द्वारा ही खोला जाता है। मैंने पहले ही बताया हुआ है, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। डोसियर की सामयिक जांच के बाद फलाफल कहाँ लिखी जाती है? तो डोसियर की जो बात की जाएगी तो वो हमेशा लिखी जाएगी प्रत्येक दागियों की पूर्ववर्तनी में, इंक्वायरी नोट शीट में। पूर्ववर्तनी मतलब डोसियर में ही रखी जाएगी। डोसियर की जो इंक्वायरी नोट शीट होती है उसमें लिखा जाता है। वर्णानुक्रमिक अनुक्रमणी मतलब अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स के संबंध में क्या सही है? तो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स के संबंध में क्या रहता है? इसमें अपराधियों का जो नाम रहता है उनके प्रारंभिक वर्ण के आधार पर प्रविष्टि किया। जैसे अगर अमोद है तो पहला जो लेटर होगा उसके आधार पर प्रविष्टि की जाएगी। नाम का पहला वर्ण मुख्य वर्ग और बाद वाला व्यंजन उपवर्ग में रखा जाता है। तो पहला नाम अगर वर्ण आ गया, स्वर्ण वर्ण आ गया तो पहला भाग में लिखा जाएगा, व्यंजन आ गया तो ये दूसरा भाग में लिखा जाएगा। अपराध जिसका भाग 2 में दर्ज करने के पश्चात ही अपराधियों का नाम इसमें अंकित किया जाता है। सही बात है कि अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स आपको तैयार करना है तो सबसे पहले सिटी पार्ट 2 में अगर नाम दर्ज होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि सिटी पार्ट 2 में जो भी अपराधी होते हैं उन पर अगर चार्जशीट हो जाता है तब इसमें नाम दर्ज किया जाता है, तो वही यहीं से नाम उठाकर आपको अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स में लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अपराध शैली एमओ इंडेक्स में क्या रहता है? तो एमओ इंडेक्स में आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा अपराध करने में अपनाए जाने वाले तरीकों के अनुसार उसके नियत संकेतिक अक्षर के अनुसार प्रविष्टि की जाती है। तो एमओ इंडेक्स में जो होता है अपराध करने में जो भी तरीका अपनाया गया है, किस प्रकार से अलग तरीका अपनाया गया है, उसकी प्रविष्टि की जाती है। अगला है इंक्वायरी स्लिप या पड़ताल पत्र क्या है? तो इसके विषय में हम समझेंगे। तो इनके द्वारा दूसरे थाना क्षेत्र में रह रहे दागियों, फिरारियों एवं संदिग्ध अपराधियों की जानकारी प्राप्त अगर करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? इंक्वायरी स्लिप भेजते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे जो दागी है या फरारी है या संदिग्ध अपराधी है उनके विषय में हम लोग को जानकारी मिलती है। अगला है कि हाक डाक सूचना क्या होती है? तो जो हाक डाक सूचना होती है यह सूचना तब दी जाती है जब महत्वपूर्ण कांड करके कोई अभियुक्त फरार हो गया है। मान लीजिए कोई अभियुक्त मर्डर कर दिया और वो कहीं और भाग गया, तो हम लोग हाक डाक के माध्यम से क्या करते हैं? हर थाना क्षेत्र के अगल बगल में जो भी उसको सूचना देते हैं। अचेतकारी औषधि के प्रयोग, डकैती में फरारी गिरोह का हाथ होने के संदेह, हाजत से भागने आदि हाजत से अगर कोई व्यक्ति भाग गया है तो हम लोग क्या करते हैं? हाक डाक सूचना देते हैं। यह सीमावर्ती थानों, जिलों पुलिस और अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी महोदय को भी भेजी जाती है। तब ना एसपी महोदय सारे थाना क्षेत्र के जो भी रहते हैं उनको सूचित करेंगे। उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। हाक डाक सूचना क्या है? तो उपरोक्त सभी। डकैती रजिस्टर में किस संबंध में प्रविष्टि की जाती है? तो डकैती रजिस्टर में डकैती कांड में आरोप पत्र समर्पित हुआ हो, केवल उसी कांड में, मतलब मान लीजिए कोई डकैती किया है उस पर आप चार्जशीट किए हुए हैं, मतलब उस पर आरोप आप सिद्ध कर दिए हैं, तभी आप उसकी क्या करेंगे? उसी कांड में उससे प्रविष्टि करेंगे। जिस डकैती कांड में कोई सूत्र नहीं मिला, मतलब कोई सुराग ही नहीं मिला, केवल उसी कांड के संबंध में, तो ये गलत। जिस डकैती कांड में कोई सूत्र नहीं मिला, सही बात है, लेकिन उसी कांड के संबंध में लिखना है, बिल्कुल सही है। थाना में प्रतिवेदित सभी डकैती कांडों और उनके अनुसंधान के फलाफल के संबंध में, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, डकैती स्लिप क्या है? तो डकैती स्लिप है, इसमें कांड संख्या रहती है, तिथि रहता है, धारा रहता है, घटनास्थल रहता है, अपराधियों की संख्या रहती है और अपराध शैली आदि का उल्लेख रहता है डकैती स्लिप में। डकैती स्लिप जो रहेगा उसमें क्या रहेगी? उसमें कांड संख्या रहेगी, मतलब जैसे मान लीजिए कि 58/23, फिर उसमें आपका तिथि रहेगा, मान लीजिए 26/12/23, फिर उसमें धारा रहेगी, घटनास्थल रहेगा, अपराधियों की संख्या रहेगी 5 है तो 5, 6 है तो 6। इस प्रकार से ये रहता है। इसका आंसर ख होगा। डकैती एवं गिरोह पंजी के भाग 2 में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य अंकित किए जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क, सिद्ध दोष और उद्भेदित डकैती कांडों की विवरणी रहती है। मतलब अगर कोई सिद्ध दोष हो गया है उसका, या किसी डकैती कांड का हम लोग अगर उद्भेदन कर दिए हैं तो उसके विवरणी रहती है आपको डकैती एवं गिरोह पंजी में। डकैती एवं
गिरोह पंजी कितने भागों में संधारित की जाती है? तो डकैती एवं गिरोह पंजी आप याद रखिएगा 4 भागों में संधारित की जाती है। डकैती एवं गिरोह पंजी भाग 3 में क्या प्रविष्टि की जाती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ख। सभी डकैती कांडों के अभियुक्तों का वर्णमाला के अनुसार संयुक्त अनुक्रमणी दर्शाई जाती है। थाना में कितनी तख्तियाँ संधारित होती है? तो थाना में कुल 16 तख्तियाँ संधारित की जाती है और इसका जो पीएम रूल नंबर होगा वो होगा पीएम रूल नंबर 76। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में लघु उत्तरीय भी देखेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।